हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे एंड आप सभी का पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएस का, जो आपका यूपीपीसीएस का कल पेपर हुआ है एंड वो कैसा रहा, कौन-कौन से आपके क्वेश्चंस थे, क्या उनका पूछने का रीज़न था एंड व्हाट वाज़ द बैकग्राउंड क्या रहा एंड व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल्दो आप लोगों ने अपने काफ़ी सारे आंसर्स जो हैं वो मैच कर लिए होंगे, बट स्टिल फिर भी उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जिनका अच्छा हुआ है दे स्टार्ट द मेंस प्रिपरेशन। आप लोग अब टाइम है मेंस की तैयारी शुरू कर दें। एंड जिनका नहीं अच्छा हुआ है दे ऑल्सो डोंट गेट टेंस्ड। आप लोगों के लिए ये एक और मौका है कि आप बेहतर इस पेपर को एनालाइज करें एंड प्रिपेयर अगेन और दोबारा से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। तो चलिए हम पेपर को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पोर्शन हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से पूछे गए हैं, ये देखेंगे। और यस, ऑफ कोर्स ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आप लोगों ने खुद पेपर देख करके ये एनालिसिस किया होगा कि लाइक जो भी हमारा प्रीवियस अभी 10-12 डेज से जो हमारा कोर्स चल रहा था, चाहे वो मेरा इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज हो या फिर जो हमारा करंट अफेयर्स का शो हुआ या जीएस के जो एमसीक्यू सर ने कराए एंड देन मैंने कराए, एक मैंने जो यूपी स्पेशल का सीरीज चलाया वो, और एक और जैसे छोटा-सा इवेंट है हमारा शॉर्ट्स का, आज के मुख्य समाचार। तो सारे इवेंट्स अगर आप हमारे रेगुलर देख रहे होंगे, देन डेफिनिटली आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों को अबाउट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे मिले होंगे और आप लोग आसानी से उसे आंसर कर भी पाए होंगे। तो जल्दी से एक तो आप कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि आपको कितना यहाँ से मिला एंड आप उसको कितना आंसर कर पाए एंड व्हाट वर द डिफिकल्टी फॉर यू। इससे भी हमारी आगे की स्ट्रैटेजी बिकॉज़ डिसाइड होती है जब हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारी क्या डिफिकल्टी रही, ठीक है? तो विदाउट एनी डिले आई विल स्टार्ट द डिस्कशन एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस पोर्शन से स्पेसिफिकली कितने क्वेश्चंस आए। तो मैंने एक अगर मैं एनालिसिस करके देखती हूँ पेपर का तो अबाउट एनवायरनमेंट से अगर मैं बात करती हूँ, मैं अपना ही जो मेरा एरिया है मैं उसको डिस्कस करूँगी एंड पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस क्योंकि सर डिस्कस कर चुके हैं, सो आई विल नॉट डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स के लिए हमारी जो दूसरी फैकल्टी हैं वो डिस्कस कर रही हैं। तो मैं सिर्फ एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड इन एरियाज़ और यूपी स्पेशल बिकॉज़ मैंने लिया है तो मैं इनके क्वेश्चंस को डील करूँगी। और उस लिहाज से अगर मैं देखती हूँ पेपर में तो एनवायरनमेंट के अबाउट आपको क्वेश्चंस मिले होंगे 16 क्वेश्चन। हालाँकि ये थोड़ा ऊपर-नीचे होगा बिकॉज़ सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स तो वो एनवायरनमेंट का भी है बट करंट अफेयर्स में चला गया है। बट ऑन एन एवरेज इफ आई सी तो अबाउट एनवायरनमेंट से 16 क्वेश्चन है आपके। देन अगर नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ज्योग्राफी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी, फ्रॉम ऑल दीज इफ आई सी तो क्वेश्चंस मेरे को यहाँ पर मिले लगभग 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। काफ़ी बड़ा नंबर है और दे वर वेरी सिंपल। अभी हम एक के बाद एक देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। इट वाज नॉट लाइक कि बहुत टफ क्वेश्चंस हो, सिंपल थे, राइट? देन अगर मैं साइंस की बात करती हूँ, बायो एंड आपके जो और साइंस है, फिजिक्स एंड ऑल, तो एवरी ईयर वैसे यूपीपीसीएस का ट्रेंड रहता है कि 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो दिस ईयर ऑल्सो दे आस्क्ड अबाउट द 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द साइंस पोर्शन एंड यूपी स्पेशल की अगर मैं बात करती हूँ तो यूपी स्पेशल से अबाउट 8 to 10 क्वेश्चन, जिसमें आपका बजट का भी एक क्वेश्चन है, देन यूपी का डे का भी एक क्वेश्चन है। So there were very simple questions from UP Special as well as from आपके साइंस से बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस थे, दे वर इजी। तो आप अगर ऑन एन एवरेज देखें तो इन्हीं चार एरियाज से अबाउट 50 से ऊपर क्वेश्चंस हैं जो आप करेक्ट कर सकते हैं एंड अभी हम जस्ट उन्हें देखेंगे कि दे वर वेरी सिंपल बेस्ड ऑन दी एनसीईआरटी एंड दी जनरल नोट्स जो आपको यहाँ पर कराया गया था, ठीक? या फिर हमारे जो यूट्यूब्स पर इवेंट चले हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, डायरेक्ट शॉर्ट से आपको क्वेश्चन मिले होंगे। कौन कौन से मिले हैं वो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल कम टू नो कि आप लोग कितना देखते हैं उसको। चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ओके, वन थिंग मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं, सर ने भी आपको बताया होगा पर मैं फिर से बता देती हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं सेट ए।
एंड सेट ए में अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके बिकॉज ऑप्शंस उन्होंने ए में कुछ और दिए हैं, बी में कुछ और दिए हैं, सी में कुछ और दिए हैं, डी में कुछ और दिए हैं, तो आप क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर क्या है वो देखिएगा, सिर्फ ये मत देखिएगा ए है या बी है, बिकॉज ए सेट में वो ए हो सकता है बट बी सेट में वो आंसर सी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का आंसर देखिए, उसको ए बी सी डी से मार्क मत करिएगा, ठीक, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे डिले किए बिना। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। टी माल्थस प्रोपाउंडेड वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरीज कॉल्ड द माल्थुसियन थ्योरी विच इज रिलेटेड टू। तो आई यूज टू से कि भाई एनसीईआरटी तो हमें 6 to 12 इन द केस ऑफ ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, मतलब पढ़नी है, और देखिए वहां से क्वेश्चन आया है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज कही जा रही है उसका इम्प्लीमेंट मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो लोग फॉलो करते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो प्लीज आप देखें, एनसीईआरटी को पढ़िए, एंड एनसीईआरटी जो आपकी 12th की एनसीईआरटी है उसमें डायरेक्ट माल्थस की थ्योरी दी हुई है। पॉपुलेशन विल बी द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ए। A will be the right answer of this question. T Malthus थ्योरी देते हैं, द माल्थुसियन थ्योरी, एंड इन दैट थ्योरी ये कहते हैं कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, एंड इन दैट कंपैरिजन, उसके कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्लो रेट से बढ़ते हैं, और इसी वजह से आफ्टर अ सर्टेन टाइम हमें पॉपुलेशन का बर्डन देखने को मिलता है, किसके ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज वेरी फ्रीक्वेंट, बहुत तेजी दुगनी तीव्रता से बढ़ती है ये कहते हैं। अगर नहीं देखा था तो यहीं से याद रख लीजिए, बिकॉज हमें नहीं पता आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कब कहाँ पर कैसे पूछ लिया जाए, तो इट्स बेटर कि अगर आप ये डिस्कशन देख रहे हैं तो यहीं पर इस चीज को सीख लीजिए। ठीक है, आगे आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर काम आ सकती है, और नहीं भी आए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा नॉलेज ही बढ़ जाएगा। ठीक, चलो तो 32 का विल बी द ए आंसर। नाउ कम टू दी सेकेंड क्वेश्चन, जो 33 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो मेरे ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, बिकॉज इन द क्लास मैं इस तरीके के क्वेश्चंस उन्हें कई बार सॉल्व करा चुकी हूँ। राइट, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये था असर्शन। राइट, अब हमसे रीजन हमें दिया गया है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये बात बिल्कुल सही है, तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, ये भी बात सही है। दैट मीन्स इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, दोनों ही बातें ठीक हैं, अभिकथन ए सही है और उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आर पूरी तरीके से देता है। सो आपका ए सही होगा और आर उसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, दैट मीन्स आंसर क्या बनेगा, बी। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। बिल्कुल सही बात है, आप मैप में कई बार बोलती हूँ कि स्टडी द मैप ऑफ इंडिया वर्ल्ड वेरी थॉरोली, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, लॉन्गिट्यूड्स देखने हैं, लैटिट्यूड्स देखना है, तो ऑलमोस्ट आगरा और दार्जिलिंग का अगर आप लैटिट्यूड देखेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है, और 16 डिग्री सेंटीग्रेड हमें ये भी पता है आगरा में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, लेकिन दार्जिलिंग में बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो द रीज़न इज़ उसका जो एल्टीट्यूड है वो हाई है। दार्जिलिंग इज़ द हिली एरिया, एंड मैंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में आपको कराया है, वहाँ पर आपके शिवालिक जो रेंजेस हैं, इवन दो मिडल हिमालयाज जो हैं वो भी पड़ते हैं। राइट, तो वहीं से अगर थोड़ा सा क्लू मिलता तो आंसर आपका ठीक होता, बी विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर बायो से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है। लिस्ट बना लीजिए, अगर यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं तो कई सारी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। कैसी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, ह्यूमन डिजीजेज एंड किससे कॉज होती हैं। आई यूज टू से टू माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को तो कई बार बोलती हूँ कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मगअप करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे फॉर द यूपीपीसीएस प्री एंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है सिंपल कि पादप रोग यानी प्लांट डिजीजेस और किससे होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें से सिट्रस कैंकर, ये कैंकर है एक्चुअली, क्रैकर नहीं है, ये गलत टाइप है इनका, इट इज कैंकर, CANKER, कैंकर है ये। ठीक है, तो ये किससे होता है डिजीज, अगर आपको एक भी पता था ना, सिट्रस कैंकर तो बहुत बार न्यूज में, मतलब न्यूज इन द सेंस कई बार पूछा गया है पेपर में, तो अगर आपको एक भी पता था तो आप आराम से इसको निकाल सकते थे, इसका आंसर बनेगा डी।
इसका आंसर है डी, यानी सिट्रस कैंकर जो है ये होता है आपका बैक्टीरिया से। ठीक है, 34 का आंसर डी याद रखिए। नहीं याद है तो इसको टेबल बना लीजिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो पेपर हो चुका है उसको सॉल्व करने का बेनिफिट ही ये है हमारे लिए कि हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उससे निकाल लें, सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम वो पूछी जाए तो हम उसे गलत ना करें। ठीक, चलिए, और डिस्कशन देने का भी पर्पस हमारा यही है। देखिए, बेसिकली हम आपको अब नहीं, हम नेक्स्ट ईयर के लिए आपको रेडी कर रहे हैं, एंड दैट इज द पर्पस फॉर गिविंग द डिस्कशन इन द डिटेल। और इसीलिए हमने एक दिन में डिस्कशन अपना दूसरों लोगों की तरह नहीं दिया। हम टाइम लेकर के आपको डिस्कशन दे रहे हैं, सटीक डिस्कशन दे रहे हैं, एंड इम्पॉर्टेंटली ये कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ये सारे क्वेश्चंस रेडी हो जाएं, उसके लिए भी डिस्कशन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, सो सी दिस डिस्कशन एज एन लर्निंग पार्ट, अपने लर्निंग पार्ट की तरह देखिए इस डिस्कशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 36। बीच के क्वेश्चंस जो मैंने छोड़े हैं डेफिनेटली सर ने लिए होंगे या जो हमारे करंट की फैकल्टी हैं उन्होंने लिए होंगे। द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इन लार्ज क्वांटिटी, सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो जो सैटर्न यानी शनि है, शनि जो हमारा प्लैनेट है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या मिलता है, तो मीथेन मिलता है। हम क्लास में इसे कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में मीथेन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, पेगुयोमा, अगेन इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैंने कराया भी है आप लोगों को। अराकान योमा एंड पेगुयोमा के बारे में मैं बताती हूँ। एक तो ये, तो पेगुयोमा रीजन म्यांमार का है, एंड म्यांमार बेसिकली किस चीज़ के लिए जाना जाता है सबसे ज़्यादा? चांदी के लिए, सिल्वर के लिए बहुत फेमस है म्यांमार। मैंने नंबर ऑफ टाइम्स आप लोगों को बताया है। सो वी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मिनरल ऑयल नहीं है, टिन नहीं है, कॉपर नहीं है, करेक्ट आंसर विल बी सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नाउ कितनी बार मैंने आपको क्लास में बोला है कि ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर इतना भी नहीं याद हुआ था आपको तो मेरा जो 25 अभी मैंने इस क्लास के पहले ही मतलब ये लास्ट जो मैंने सैटरडे को यूपी का क्लास लिया था उसी को ही अगर आपने देखा होता तो क्वेश्चन नंबर 24 में आई टॉक्ड अबाउट लकड़ी के खिलौने, वुडन टॉयज के बारे में मैंने बात की थी। अगर एक भी आपने पकड़ लिया था, एक भी आपने पकड़ लिया था तो आप आराम से इसको निकाल सकते थे। ये बागपत है ही नहीं, इट इज़ नॉट इन बागपत, इट इज़ इन कानपुर। तो आपका आंसर बन गया बी। यहाँ से याद रख लीजिए, अमेठी किसके लिए जाना जाता है, गौतम बुद्ध नगर किसके लिए जाना जाता है, आगरा हालांकि आप सबको पता होगा कि लेदर और पेठा इन दोनों चीज़ों के लिए जाना जाता है आगरा। ठीक, याद रखिए, लिस्ट बना लीजिए। आपको ये कुछ की एरियाज हैं एक्चुअली जो मैं आपको बता रही हूँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आना ही आना है, आता है, हर बार आता है, पिछले बार भी आया था। नेक्स्ट आते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इतनी बार हम डिस्कस करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभ। इंडिया हैव अ वेरी गुड एज कि उसके पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। भारत की सबसे अच्छी पावर है कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बड़ा है। मैं जब क्लासेस में एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको बहुत बार ये टर्म यूज़ करती हूँ। तो जब मैं ये टर्म यूज़ कर रही होती हूँ इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी है। तो इंडिया में जो यूथ है इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव एंड बहुत लार्ज नंबर में भी है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होती है ये। तो करेक्ट आंसर विल बी 15 to 59 ईयर एक की कार्यशील जनसंख्या। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था, ये तो आप हटा सकते हैं अगर थोड़ा सा आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड याद होगा, बट 14 से 50 आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप याद करें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हम बात करते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। अगर 14 साल तक के बच्चों की जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो 15 साल की वो वर्किंग पॉपुलेशन हमारी कैसे हो सकती है? 14 तक तो वो एजुकेशन ही लेगा ना। तो थोड़ा सा लॉजिक आप एलिमिनेट करने के लिए ए और सी को भी लगा सकते थे। सी 60 साल से ऊपर होगी तो काम क्या करेगी? जब जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की मैंने बात की तब तब हम यही बात करते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करने वाली जनसंख्या है। अब 0 से 6 वर्ष वालों से काम नहीं करवाएंगे, 60 वर्ष से ऊपर वालों पे काम नहीं करवाएंगे, तो दो ऑप्शन तो अपने आप हट गए, ए और बी बचा। अब ए क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर एक भी याद है तो 50-50 आसानी से कर सकते थे। 47 का देखें जल्दी से। भारत के जलप्रपात,
पहला दिया है दूध सागर, कितनी बार बताया था दूध सागर मांडवी रिवर पर है और कहाँ है मांडवी रिवर, गोवा में बहती है। कितनी बार बताया, जुआरी रिवर, मांडवी रिवर सब गोवा में बहती हैं। दूध सागर जलप्रपात मांडवी रिवर पर है, गोवा के अंदर है। अब ए का 4 मिला तो सी का 2 अपने आप मिल गया, सी का 2 अपने आप मिल गया। क्यों, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। 50-50 तक तो आप पहुंचे। अब देखें थोड़ा सा बरकाना और पलानी, ठीक, तो पलानी आपका पड़ता है स्टूडेंट, नहीं याद है, नहीं पता है तो पलानी देख लें, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश कुल्लू में। और बरकाना एक आपका रह गया, इट इज इन कर्नाटक। ठीक, तो आराम से इसका आंसर आप बना सकते थे और इसका आंसर बनेगा आपका बी। 47 का आंसर होगा आपका बी। ठीक, तो नेक्स्ट बी इसका सही आंसर होगा। जो नहीं चीजें पता है प्लीज नोट इट डाउन, अगले साल आपको काम आ सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं, सुन्नी ट्रायंगल की बात की गई है और इराक में नॉट पार्ट ऑफ द सुन्नी ट्रायंगल। हालांकि देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, मतलब अभी इस समय हम कहें तो इस तरीके का कुछ न्यूज में था नहीं, लेकिन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कई बार कहती हूँ कि इम्पोर्टेंट जो सिटीज हैं वो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूं आपको, बसरा नहीं आता है, एक ट्रायंगल बनता है इराक के अंदर। ये सारी सिटीज, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये सारी सिटीज कहाँ पर है तो इराक में है। मे बी नेक्स्ट ईयर यूपीएससी से पूछ सकता है, एक आध को पूछ सकता है। बगदाद तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं कि बगदाद तो है ही आपका। तो सुन्नी ट्रायंगल जो है इराक के अंदर, वहां पर सुन्नी पॉपुलेशन बहुत रहती है, सिया पॉपुलेशन कम रहती है, नहीं रहती है, इसीलिए इस ट्रायंगल को आप बोलते हैं सुन्नी ट्रायंगल। और इसमें तीन आपकी जो जगह है या 3 प्लेसेस हैं, दैट इज वन इज योर रमादी, सेकेंड वन इज बगदाद, देन इज टिक्रित। तो 3 है, ये रहा आपका टिक्रित है ना, इसके अलावा ये रहा बगदाद, एक एक कोने पर है तीनों, और ये रहा आपका अल रमादी। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा आप इंडियन ज्योग्राफी का मतलब सॉरी ये इराक का जो मैप है इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, मे बी नेक्स्ट ईयर आपका यूपीएससी में बन जाए। नाउ ये निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग। कितनी बार बात हुई है, इसे हम बोलते हैं ओवीपेरी। समझा रही थी जब मैं अभी एनवायरनमेंट में, तब भी मैंने आपको बताया था, एक होता है ओवीपेरी जो एग्स देते हैं और एक होता है वीवीपेरी जो आपके ह्यूमंस को, न्यू बेबीज जो बॉर्न होते हैं उनको जन्म देते हैं, पूरे डेवलप्ड को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एकाइनिडा। तो एग कौन देता है भाई, कंगारू क्या एग देता है, नहीं। स्लेंडर लॉरिस मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था, लॉरिस कभी नहीं देता एग, आपके बच्चों को ही जन्म देता है लॉरिस, इट्स एन मैमल। एकाइनिडा जो है ये मैमल है बट स्टिल इट गिव्स दी आपके एग्स देता है, स्टिल इट गिव्स दी एग्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट आएंगे, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 मैंने शॉर्ट्स में आपको बताया है, डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन। आपको यहाँ पर 4 जिले दिए गए हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन में लगाना है। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, अगर हम यहाँ पर कानपुर ले रहे हैं तो कानपुर में आपका कानपुर देहात भी आएगा और कानपुर नगर भी आएगा। इन्होंने सिर्फ कानपुर लिखा है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे तो कानपुर देहात अलग है, कानपुर अलग, नगर अलग है। तो यहाँ पर जो हम पॉपुलेशन कंसीडर कर रहे हैं वो दोनों की एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, तब जाकर के यहाँ पर हमने पॉपुलेशन को लिया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से सीक्वेंस बनाएंगे। तो अगर आपको टॉप 5 भी याद थी तो भी आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 55 का आंसर इसलिए आपका बने, सॉरी 57 का आंसर इसलिए आपका बनेगा ए। सबसे पहले आएगा कानपुर। अगर आप ऐसे कानपुर नगर और कानपुर देहात अलग अलग करके देखेंगे तो सबसे पहले गाजियाबाद आ जाता है। अदरवाइज अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो कानपुर पहले आता है, देन गाजियाबाद आएगा, देन लखनऊ आएगा और देन आगरा आएगा। ठीक, पॉपुलेशन वाइज तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट मुझे हल्का सा इसमें डाउट भी है, जहां तक जितना मैंने ढूंढा मुझे इसका आंसर सी मिल रहा है। एक अच्छा सा टर्म है रर्बराइजेशन, रर या रर्बनाइजेशन यानी ग्राम नगरीकरण,
होता बेसिकली ये है कि एक गांव को इस तरीके से विकसित करना कि जो उसका गांव का कल्चरल कंटेंट है या जो कल्चरल उसका बैकग्राउंड है वो भी, या ट्रेडिशन है वो भी सेफ रहे, वो भी प्रोटेक्टेड रहे, और साथ ही साथ वो डेवलप्ड भी हो जाए लाइक दी अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में क्या होता है बेसिकली, एम्प्लॉयमेंट के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, गुड एजुकेशन इज देयर। बट अर्बन एरिया में, प्योर अर्बन एरिया में व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं कि जो कल्चरल हमारा पार्ट होता है वो कहीं खो जाता है। तो अर्बनाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट, सोशोलॉजी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि अर्बन करना है किसे, रूरल एरिया को अर्बन करना है, और उसके बाद हमें क्या कोशिश करनी है कि उन्हें डेवलप किया जाए बट उनका कल्चरल एस्पेक्ट, उनका जो ट्रेडिशन है वो इंटैक्ट रहे, वैसा का वैसा ही रहे। तो ये अवधारणा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। बेसिकली इसकी बात हुई थी सबसे पहले 2014 में। 2014 में एक्चुअली एक प्लान आया था, दिस इज प्रोग्राम आया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, जिसमें यही कोशिश की गई थी कि हर जो गांव है उसे कुछ इस तरीके से हमें अर्बनाइज करना है, इस तरीके से उसको विकसित करना है सो दैट कि वहाँ का जो ट्रेडिशनल फॉर्म है वो बना रहे और साथ ही साथ वो विकसित भी हो जाए, अर्बन एरिया में चेंज भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अर्बनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा बैकग्राउंड मैंने आपको उसका बता दिया, एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको उसकी बता दी। ठीक है, चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द बायोलॉजी। और देखिए इसका आंसर क्या होगा, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखिए यूपीपीसीएस एवरी ईयर 1 से 2 क्वेश्चन डिजीजेस पे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी डिजीजेस को आप एक साइड में लिख के, जब मैं बायोलॉजी लूंगी तो मैं आपको कराऊंगी इनफैक्ट, पर तब तक जो लोग नहीं आ रहे हैं क्लासेस में, खुद से सेल्फ से स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बता रही हूँ। एक साइड में आप डिजीजेस के नाम लिख लीजिए एंड किससे कॉज होती हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये लिख लीजिए, और उस वायरस और बैक्टीरिया का नाम भी लिख लीजिए। ठीक, प्लस वो डिजीज किस एरिया को इफेक्ट करती है, इस तरीके का पूरा एक टेबुलर फॉर्म में आप बना के रखें एंड ट्राई टू लर्न इट, उसको लर्न कर लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। सेम विथ विटामिन से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, द बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज अ फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। तो इन्फ्लुएंजा बेसिकली एक वायरस है आपका, और ये यंग चिल्ड्रन में मेनिंजाइटिस कॉज करता है। मेनिंजाइटिस बेसिकली ब्रेन के चारों तरफ की एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं मेनिंजिस, और उसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है इस वायरस की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो ध्यान रखेंगे, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दैट कॉजेज मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रंस में कॉज करता है। अब यहाँ से आपके लिए एक और काम ये हो जाता है, आप अगर पेपर एनालाइज ही कर रहे हैं तो यू जस्ट राइट डाउन कि वूपिंग कफ किसकी वजह से होता है, न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है, दीज आर दी बैक्टीरियल डिजीजेज और दी वायरल डिजीजेज, इन्फ्लुएंजा किससे होता है, इन सबको आप ध्यान रख के नोट कर लीजिए। नाउ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एनवायरमेंट का, इको मार्क जो पर्यावरण से मित्रवत हो उन्हें दिया जाता है इको मार्क। बहुत बार क्लास में बताया है, डी इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक, एक बात तो पक्की है कि अगर आप लोगों ने एनवायरनमेंट की क्लासेस की हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस की हैं, तो एक क्वेश्चन भी ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता जो आप नहीं आंसर कर पा रहे होंगे। ऑल क्वेश्चंस यू कैन इजीली आंसर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सब कराया हुआ है क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर, और इसका आंसर होगा बी। इट इज वेरी सिंपल बट द फैक्चुअल क्वेश्चन। रामानुज जो है आपके, वो आपके जुड़े हुए, इसका आंसर होगा 66 का बी। रामानुज जो है आपके वो जुड़े हुए हैं विशिष्ट द्वैत से। ये फिलॉसफीज हैं, ये दर्शन है। एक्चुअली मैंने दर्शन पे एक शॉर्ट बनाया था, कुछ फिलॉसफीज उसमें मैंने बता दी थी, बट एक और मुझे बनाना था, बट वो बिकॉज ऑफ द टाइम कंसर्न बन नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे आप नोट जरूर कर लें ये फिलॉसफीज और किस फिलॉसफर ने दी थी उनके नाम। ठीक, तो ये बात करते हैं विशिष्ट द्वैत की। द्वैत मतलब 2। ठीक, विशिष्ट एक स्पेशल होता है गॉड और एक जनरल गॉड होता है, ये ऐसा कहते हैं। देन आते हैं आपके माधवाचार्य बात करते हैं ड्वेलिज्म की, द्वैतवाद की। 2 होते हैं, इसकी बात करते हैं, सिंपल द्वैत की बात करते हैं। देन अगर हम बात करें वल्लभाचार्य की, तो ही टॉक्स अबाउट शुद्ध द्वैत,
साफ, बिल्कुल शुद्ध यानी क्लियर द्वैतवाद की बात करते हैं आपके वल्लभाचार्य। तो कोई एक भी अगर आपको मालूम था देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। और ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है इस समय, बिकॉज बहुत हमारे यहाँ पर जो ओल्ड हमारे भक्ति आंदोलन के जो आपके सेंट्स हुए हैं, सेजेस हुए हैं, उन पर हमारे यहाँ काफ़ी कुछ करंट में चल रहा है। कई सारी मूर्ति लगाई जा रही हैं, एवरीथिंग। ठीक, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 72। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। अगेन एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। फोटोकेमिकल स्मोक। नाउ यू नो दी स्मोक। अब यहाँ पर बात करी गई है फोटोकेमिकल, ऐसा स्मोक जो फॉर्म होगा ड्यू टू दी लाइट रिएक्शन। जब लाइट की रिएक्शन किसी केमिकल पर होती है, लाइट मतलब फोटोन एनर्जी जब किसी केमिकल पर पड़ती है, किसी रसायन पर पड़ती है, तब क्या हो रहा है, स्मोक का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कौन सा स्मोक होगा जो फोटोकेमिकली फॉर्म होगा। तो ओजोन की फॉर्मेशन की प्रोसेस बताई थी मैंने, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा बनता है या नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा बनता है आपका ओजोन। उस कंडीशन पे मैंने आपको बताया था कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ओजोन के लिए एक लाइट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फोटोकेमिकल स्मोक अगर होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा ओजोन मिलेगा। ये मैंने आपको बताया है कि ओजोन उसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज ओजोन के फॉर्मेशन के लिए एक निश्चित अमाउंट में लाइट आपकी रिक्वायर्ड होती है, सूर्य का प्रकाश ज़रूरी होता है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा बनेगा ओजोन या नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। फिर अगेन सिंपल, क्लास में मैंने एसडीजी का आपको टेबल भी बनवाया था और एसडीजी पे आपके 2 गोल आ गए। जिसने भी वो टेबल बना के रखा है बहुत सही है, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जिसने टेबल नहीं बनाया उसे दिक्कत हुई होगी, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। गुणवत्ता परक शिक्षा है, शून्य भूख जीरो हंगर है, जेंडर इक्वेलिटी है, स्पेस रिसर्च नहीं है। तो यही पूछा गया था कि कौन सा लक्ष्य नहीं है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए टेबल फिर से बना दिया है। जिन्हें नहीं पता है डू नोट डाउन दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल एज योर प्रीलिम्स, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जीरो हंगर इस 2 से रिलेटेड है एंड क्वालिटी एजुकेशन 4 से रिलेटेड है, जेंडर इक्वेलिटी 5 से रिलेटेड है। ध्यान रख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं आपके। और जो एक और क्वेश्चन आया था उसमें आई थिंक गोल नंबर 13 था, 14 था और 15 था। ये 3 तो मुझे याद आते हैं, बाकी एक और कोई सा था वो मुझे याद नहीं आता। एक बारी देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन भी आपका यहीं से हो जाएगा। यानी इतना चार्ट अगर आपने याद रख लिया है तो आराम से हो सकता है। चलो नेक्स्ट 79, अगेन इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल याद से ध्यान रख लीजिए। कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, यानी रिवर बेसिन नदी घाटी सबसे बड़ी कौन सी है, तो इट इज महानदी। द करेक्ट आंसर इज महानदी जो है उसकी घाटी सबसे बड़ी है, रिवर बेसिन उसका सबसे बड़ा है। ये मैंने सर्च करके आपको लिंक आपको दे दिया है, इस लिंक पे जाकर के आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि कहाँ पर है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो महानदी की नदी घाटी बहुत बड़ी है। ठीक, तो आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट आते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इतनी बार मैंने आपको क्लास में बताया, निम्नलिखित जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। खुश इसलिए हो जाती हूँ बिकॉज ठीक है, हमारी मेहनत भी तब सार्थक होती है जब आप लोग, हम आपको जो पढ़ाते हैं वो आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यहीं से हमारी जो मेहनत होती है वो सार्थक होती है। और आप हमारी मेहनत को आप तब सार्थक कर पाते हैं जब आप हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ठीक से पढ़ें और एग्जाम में उसे टिक भी करके आए। तब आपका जो काम है ना, आपके एंड पर काम तब कंप्लीट होता है। तो हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आप उसको कम से कम ठीक टिक करके आओ। एटलीस्ट इतना तो करके आइए, जो बार बार चीज़ बताई जा रही है उसे तो सही करके आए। ठीक, बहुत बार बताया है यूकेलिप्टस ट्री पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, आपका आसपास के इलाके को भी। और वृक्ष ये आपके पर्यावरण के लिए ग्राउंड वाटर लेवल कम कर देगा, तो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है ही भाई। चलो नेक्स्ट आते हैं, आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है
किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक जल प्रदूषित जल मिलता है? बेसिकली ये क्वेश्चन ना डब्ल्यूएचओ की एक्चुअली अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के बेसिस पर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एंड उस रिपोर्ट के हिसाब से बांग्लादेश ऐसा है, इन तीनों में से मतलब इस चारों में से बांग्लादेश, उसमें इंडिया भी शामिल है, एक्चुअली इंडिया भी शामिल है। बांग्लादेश एक ऐसा इलाका है जहां पर आपका आर्सेनिक का प्रदूषण बहुत ज्यादा मिला है। ठीक, यानी आप एक, अगर आपको इंडिया था उसमें तो आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, बिकॉज आसपास का ही क्षेत्र है, तो इंडिया में मिलेगा तो आर्सेनिक आपका बांग्लादेश में तो मिल ही जाएगा। भूटान में अगर हम बात करें तो प्रदूषित जल की बात की गई है, प्राकृतिक प्रदूषित जल की बात की गई है, बहुत ज्यादा उतना मिलने की पॉसिबिलिटी है नहीं, बिकॉज रिवर विवर ऐसी हमें वहां पर दिखाई देती है नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको करेक्ट आंसर है इसका बांग्लादेश। राइट आंसर इज ए बांग्लादेश। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से था, मैंने यहाँ पर आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन है डब्ल्यूएचओ का वो दे दिया है। इनके हिसाब से अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडिया, मैक्सिको एंड आपकी अमेरिका, ये सब जो है इनमें ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा मिला है, तो बांग्लादेश है यहाँ पर। पाकिस्तान वगैरह इसमें नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, मैंने इसीलिए कुछ कुछ के एक्सप्लेनेशन भी आपको लिख दिए। अब नाउ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में अगर किसी ने आपका WTO पढ़ा होगा, WTO की बात की होगी, अगर पढ़ा होगा मेरे से, तो आप लोग इस क्वेश्चन को शायद गलत नहीं कराए होंगे। गलत नहीं करा होगा तो कम से कम 50-50 तो पहुंच ही गए होंगे। विश्व व्यापार संगठन, क्वेश्चन नंबर 86 है आपका ये। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, यानी वो डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज की अनुमति देते हैं लेकिन प्रोहिबिट करते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडीज। ये रिवर्स हो गया है बेसिकली। देखिए, डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज का मतलब है डायरेक्ट किसान की जेब में पैसा दे देना। किस नाम पर पैसा दे देना? कि उसका एग्रीकल्चर अच्छा हो सके। सब्सिडी के नाम पर किसान की जेब में डायरेक्ट पैसा दे देना, दैट इज कम्स अंडर दी आपकी डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। इनडायरेक्ट है कि किसी के माध्यम से उसे दिलवाना, कोई चीज उसे कम कर दिया है ना, किसी के थ्रू, मान लीजिए उसे बीज खरीदने, बीज में 20% का कम कर दिया, तो दैट कम्स अंडर दी और इनडायरेक्ट सब्सिडी में आता है। तो इनडायरेक्ट सब्सिडी की बात करता है WTO, डायरेक्ट सब्सिडी के लिए मना करता है। ठीक, तो 3 गलत है। अब जैसे 3 मिला आपको, 3 मिला तो A हटा दो और D हटा दो। अब बचा 1 2 और 1 4। अब 1 तो करेक्ट है, ये हमारी बात कंफर्म हो गई। अब पढ़ भी लो 1 को। द इनपुट सब्सिडीज इन इंडिया सच एज ऑन फर्टिलाइजर फॉल अंडर इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। क्या आपको फर्टिलाइजर के लिए सरकार डायरेक्ट पैसा देती है आपकी जेब में, किसानों की में? नहीं। इफको के थ्रू आपको, इफको एक जो एंटिटी बनी है, इफको के थ्रू आप फार्मर्स जो होते हैं वो बीज खरीदते हैं, उनको कम रेट पर बीज मिल जाता है। बाकी का जो पैसा है सब्सिडी के फॉर्म में, वो कहाँ से आ जाता है? सरकार की तरफ से। किसके अकाउंट में? इफको के अकाउंट में आ जाता है। तो इस तरीके का चलता है, तो दैट कम्स अंडर द इनडायरेक्ट सब्सिडी के अंतर्गत आता है। तो 1 वाला तो ठीक है। अब या तो 2 सही है या 4 सही है। आप पढ़ो जरा, सबसे पहले 4 पढ़ते हैं। ऑल सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉल अंडर द इनडायरेक्ट सब्सिडीज। सारी सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वो इनडायरेक्ट सब्सिडीज में आती है? नहीं। गवर्नमेंट कुछ डायरेक्ट सब्सिडीज भी देती है कि आपने अगर पंप लगाया है तो आपको बिजली का बिल नहीं देना है, सीधे सीधे माफ कर दिया, दैट इज डायरेक्ट सब्सिडीज। तो दिस कम्स अंडर दी डायरेक्ट सब्सिडी। ठीक है, तो दोनों तरीके की, सारी तो नहीं हो सकती, एक एब्सर्ड स्टेटमेंट है तो इसे एलिमिनेट कर लीजिए, तो बी आंसर बन जाएगा। तो 86 का आंसर बनेगा आपका बी। इस तरीके से कई बार हमें क्वेश्चन नहीं पता है, मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन छोड़ा होगा और टफ भी लगता होगा, बट आप सॉल्व करके देखें इसे, इट इज वेरी सिंपल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत सिंपल है। उत्तर प्रदेश डे बहुत सबको पता होगा, 24 जनवरी। ठीक, 24 जनवरी। नेक्स्ट आते हैं ट्राइब पे और स्टेट पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ट्राइब्स पे भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस कई बार पूछता है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हालांकि इसे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता था। कुकी ट्राइब जो थी वो अभी इस समय न्यूज में थी,
मीजो हिल्स में, मिजोरम वगैरह में बातचीत चल रही थी, वहां पर कुकी ट्राइब आपकी न्यूज में थी। तो सेकंड ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं इससे, यानी 50-50 पर तो आप इससे पहुंच सकते हैं। उसके बाद 4 तो दोनों का सही है। अब 1 और 3 में से आपका गेस चलेगा कि कितना आप ठीक कर पाते हैं। ये 50-50 तक पहुंचने के बाद प्रोबेबिलिटी आप पर डिपेंड करेगी कितना सही हो पाता है इसमें, ठीक है। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ए है। 1 एंड 4 आपके करेक्टली मैच हैं। तो पालियान जो है वो तमिलनाडु की ट्राइब है, केरिया जो है वो आपकी उड़ीसा की ट्राइब है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुकी, तो कुकी आपकी ट्राइब मैंने आपको बताया मिजोरम की है। और यानिदी जो आपकी ट्राइब है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैंने नोट किया हुआ था, मैंने भी पहली बार ही सुने एक्चुअली, मुझे भी नहीं पता था। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई इतना नहीं याद रखता इनको। यानिदी जो ट्राइब है आपकी, दैट इज ऑफ आंध्र प्रदेश, ये है आपकी आंध्र प्रदेश की। तो आप यहाँ से ध्यान भी रखिएगा कि वो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। अब नेचुरल गैस पे 2 बार क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। अभी 92 याद रखिएगा, एक और आगे आएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत बार डिस्कस किया है, एनवायरनमेंट की क्लास में भी डिस्कस किया है कि कौन सा मेजर कंपाउंड होता है नेचुरल गैस में। तो इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मीथेन होता है जिसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, सो दैट वी कैन इजीली ट्रांसपोर्ट इट, उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और इसका मैंने आपको एक और बताया था कि आजकल बायो सीएनजी, बायो कंप्रेस्ड गैस बनाने की भी बात हो रही है। बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या बायोगैस जो है, बायोगैस कंप्रेस्ड गैस बनाने की भी बात हो रही है कि जो हमें, ये तो नेचुरल गैस हुई जो हमें कहाँ से मिल रही है, जब हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब मिलती है नेचुरल गैस, ठीक। उसे कंप्रेस करके सप्लाई हो जाता है। एंड जो बायो नेचुरल गैस है उसकी बात जो कर रहे हैं कंप्रेस्ड की, तो वो आपकी जो हमें बायो वेस्ट से मिलती है, मीथेन है बेसिकली, उसमें भी मीथेन है, बट अब उसे कंप्रेस करके सिलेंडर्स में फिल किए जाने की कोशिश की जा रही है। अभी वो पाइप के थ्रू सप्लाई होता है, बताया है मैंने आपको क्लास में कई बार ना। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबने आंसर कर दिया होगा इसका। इसका आंसर क्या बनेगा 93 क्वेश्चन का, सी। बताया था सन से आती हैं शॉर्ट वेव्स और जाती हैं अर्थ से लॉन्ग वेव्स, और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इट इज जनरली वार्म बाय, इट इज वार्म बाय ड्यू टू दीज लॉन्ग वेव्स। जो ये लॉन्ग वेव्स हैं उनसे होता है। तो बहुत सिंपल है, एनवायरनमेंट का है, आपको आराम से कर पाएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 95। ये अच्छा क्वेश्चन था, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आप इसको एज एन मेंस में भी यूज कर सकते हैं, मेंस में भी यूज करिएगा इसको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। केस स्टडी आप इसकी यूज कर सकते हैं। Which one of the following watershed development project sponsored by central government of India which aims at enabling the rural population to conserve the water? Rural population water को conserve कर सके, ऐसा आपका एक watershed development project भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है जो उसे स्पॉन्सर्ड करेगी। एंड द करेक्ट आंसर इज हरियाली। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें कोशिश ये की जा रही है, वाटरशेड अगर आपको पता हो तो वाटरशेड एक्चुअली ऐसा एरिया होता है, आप मान के चलें, जहां पर किसी भी जगह का जो पूरा पानी का सोर्स है ना वो वहां पर आकर के रुकता है। और वाटरशेड डिवाइड क्या होता है, ऐसा रिज, ऐसा माउंटेन, ऐसा आपका प्लेन इलाका जो इन दोनों मतलब एक वाटरशेड को दूसरे वाटरशेड से, एक वाटरशेड वाले इलाके के एक वाटर रिच इलाके को दूसरे वाटर रिच इलाके से अलग करता है, दैट इज कॉल्ड एज वाटरशेड डिवीजन या डिवाइडर। तो हरियाली करेक्ट आंसर है इसका। यहीं से याद रखिएगा, एक और है बहुत अच्छा मतलब क्या कहते हैं इनिशिएटिव है आपका जो सरकार मिलके चला रही है। किसके साथ में मिलके चला रही है, तो ये मैंने नोट किया हुआ है, बताती हूँ आपको। नीरू मीरू एक और है बहुत अच्छा, नीरू मीरू। आप इसे वाटर कंजर्वेशन में जरूर कोट करके आइएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। अब जो लोगों का प्री हो गया है, मेंस लिखने जा रहे हैं, एक फैक्ट्स तो यहीं से याद कर लीजिए। नीरू मीरू ये है एक्चुअली चला रहे हैं आंध्रा के साथ में, और नीरू मीरू का मतलब होता है वाटर एंड यू। और इसी के अंतर्गत वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वाटर शेड्स को हम अच्छे से डेवलप कर सकें, अच्छे से उन्हें बेटर कर सकें, उनका विकास कर सकें, ठीक है। इसके अलावा भी है आपकी जल क्रांति, और जल क्रांति आपकी रिलेटेड है, ये चलाई थी आपकी उन्होंने उमा भारती जी के टाइम पर, जब वो जल मिनिस्टर थी तब उन्होंने इसको चलाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। मुझे लग नहीं रहा था कि यूपीपीसीएस इतना टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेगा, बट वेरी सिंपल, बहुत अच्छा है। अगर किसी को सिर्फ इतना भी पता है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का फीचर क्या होता है, तो भी आप इतना आराम से कर सकते हैं। अगेन 11th की ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जो है 11th की, ब्लू बुक जो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वहीं से क्वेश्चन है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल सही बात है। जो मेडिटेरेनियन रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन में जो रेनफॉल होती है वो विंटर के दौरान होती है, पर कारण ये नहीं है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन बारिश होने का जो कारण है सर्दियों में, वो ये नहीं है, वो ये कारण नहीं है। कारण क्या है? जब सर्दियां आती हैं तो मेडिटेरेनियन रीजन में चलती हैं वेट वेस्टर्लीज, यहाँ पे चलती हैं वेट वेस्टर्लीज, यानी जो नम पछुआ पवने हैं यहाँ पर वो चलती हैं, एंड इसके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर बारिश होती है। और गर्मियों में ये वाला जो रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन की एक फीचर ही ये होती है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की, कि ये ड्राई और हॉट होते हैं समर, इनके यहाँ ड्राई एंड हॉट समर होते हैं। आप अपनी बुक खोलिएगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की फर्स्ट लाइन ही आपको दिख जाएगी, ड्राई एंड हॉट समर होते हैं, बट जो विंटर्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वेट होती हैं, वेट होती हैं और रेनी होती हैं, कोल्ड होती हैं, रेनी होती हैं इनकी विंटर्स। ठीक, तो आंसर इसका बनेगा आर और ए दोनों सही हैं, बट उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 96 का आंसर बनेगा डी। ठीक, 96 का आंसर बनेगा आपका, एक मिनट, हाँ डी आंसर बनेगा, दोनों सही हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आंसर से ही आप निकाल लेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अगर इसमें एक भी पता था, अगेन इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक भी मालूम था कौन सी हिमालय पर्वत में अवस्थित नहीं है। मेरी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज देखी होगी, अन्नामलाई बताया, अन्नामलाई नहीं है, अन्नामलाई पड़ती है साउथ में। मलाई से भी याद आ रहा है कि भाई साउथ का ही कुछ नाम होगा। तीन को हटाओ, तीन गया, तीन गया, तीन गया, आंसर बन गया बी। बहुत सिंपल, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है। चुकी कमाता तांबे का प्रमुख उत्पादक है चिली। ठीक, चाइल चिली जो भी आपको बोलना है वही बोलिए। उत्तरी चिली का एंडीज पर्वत, एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम क्षेत्र से संपन्न है। तो अगर किसी ने चुकी कमाता की लोकेशन देखी हो तो आप ध्यान कर सकते हैं कि चुकी कमाता लाई कहाँ पर कर रहा है, नॉर्दर्न चिली में पड़ रहा है या सदर्न चिली में पड़ रहा है। मुझे ये नहीं पता था कि पोर्फिरी तांबा बेसिकली क्या होता है, बट मुझे इतना पता है कि नॉर्दर्न चिली में पड़ता है चुकी कमाता। चुकी कमाता में बहुत ज्यादा तांबे का प्रोडक्शन होता है, मुझे इतना मालूम है। अब मैं इन दोनों से ही इसको आंसर को बना दूंगी। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 100 का आंसर बनेगा बी। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है विश्व में। दूसरा, उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबे के विशालतम क्षेत्र से संपन्न है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सिंपल, लखीमपुर खीरी। नहीं याद होता तो अभी बता देती हूँ, खीर किससे बनाई जाती है भाई? दूध से ही बनाई जाती है ना, या किसी ने पानी वाली खीर भी सुनी है? नहीं सुनी, खीरी दुधवा, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब वो नेचुरल गैस सिंपल थी, उसे कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने से कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना बदल जाएगी, कंप्रेस करने से तो सिर्फ उसको कम प्रेशर लगा देने से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो इजीली उसे कैरी कर सकते हैं। तो मीथेन इज द करेक्ट आंसर। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, रिपीट क्वेश्चन है, एक तरीके से कह सकते हैं आप इसको। ठीक, नेक्स्ट, काराकुम, डायरेक्ट मेरे शॉर्ट से क्वेश्चन है। मेरे शॉर्ट जाकर के देखेंगे तो मैंने उसमें आपको डेजर्ट्स बताए हैं, वर्ल्ड के डेजर्ट बताए, तब तो आप लोग देखते नहीं है क्योंकि, है ना, वर्ल्ड के डेजर्ट बताए हैं, उसमें मैंने काराकुम डेजर्ट की टेबल आपको बताई है। कहाँ पर है? तो इट इज इन तुर्कमेनिस्तान, बिल्कुल सही है, तुर्कमेनिस्तान में है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं,
क्रांति बहुत आराम से पता होगा, क्रांति कौन सी किससे रिलेटेड है। अगर आपको नहीं पता तो पीली क्रांति लगाओ पहले, सी का 1, वो तिलहन से रिलेटेड है, तो सी का 1 इसमें है, इसमें भी है। डी का बन गया 3। अब बच गए 2, गोल्डन क्रांति और ग्रे क्रांति। अब गोल्डन क्रांति देखिए, शहद लगभग कैसा होता है, गोल्डन गोल्डन होता है ना, शहद कैसा होता है, गोल्डन होता है, तो इसी को ही लगा दीजिए। ए का 2, ए का 2 ये रहा, तो आंसर बन गया ए, तो 107 का बन जाएगा ए। ऐसे आंसर निकाला करिए जल्दी से फटाफट, 1 मिनट रुको, वेट अ मिनट, 107 का ए नहीं होएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुक जाइए, 107 का मार्क करने में गड़बड़ हो गई, ए नहीं होएगा, 107 का आंसर बनेगा सी। 1 मिनट रुको, सी होगा इसका आंसर, सी। ठीक, ए का 2 है, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सी, नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कितनी बार मैंने चर्चा की है, हरित क्रांति का साक्षी रहा है, यस रहा है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, यस अधिक विकसित है, तभी तो उसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले से अलग करने की बात करते रहते हैं हमेशा। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, आंसर बनेगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब ये बड़े अजीब से बांध इन्होंने पूछे भाई, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं हालांकि, पर इन्होंने इस बार अजीब से बांध थोड़े पूछे हैं, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है आपका एक्चुअली में सी। 1 सेकेंड बस, हाँ इसका आंसर बनेगा सी, बी फॉर बदुआ, बी फॉर बिहार। बाकी तीनों के तीनों जो बांध हैं आपके वो यहाँ पर पड़ते हैं यूपी के अंदर, अडवा, अहरोरा, बघेलखंड। नेक्स्ट टाइम के लिए कौन सी रिवर पर हैं ये ध्यान रख के आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ठीक, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन तो देखिए मतलब मेरे को इस क्वेश्चन की रेलिवेंसी नहीं समझ में आती कुछ, एक बात। दूसरा इससे इजीएस्ट क्वेश्चन या यूपी पीसीएस, जैसे मैं ना पूरा पेपर देख रही थी तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो यूपी पीसीएस ने अब कुछ अपना ट्रेंड चेंज किया है। सबसे पहले तो उन्होंने जो अलग अलग सेट्स दिए, कम से कम उसमें ना ऑप्शन अलग अलग बनाए, तो चीटिंग नहीं कर सकते लोग, ये उन्होंने कोशिश की, अच्छा स्टेप है उनका, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है उनका। दूसरा, इस बार उन्होंने पेपर का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा अच्छा किया है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस अच्छे पूछे हैं, थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे हैं। लेकिन व्हेन आई सॉ दिस क्वेश्चन, तब मुझे लगा कि इसका होने का क्या मतलब है, मतलब ये क्वेश्चन क्यों दिया गया, ये मतलब रिलीजन के भी थोड़ा सा, मतलब मैं कहूँ तो हमारे सेकुलरिज्म के भी थोड़ा सा अगेंस्ट मुझे थोड़ा सा दिखाई दिया। ऑल्दो इट्स माय पर्सनल पर्सनल मेरा है ये व्यू, लेकिन नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो आप कर तो देंगे ही, खैर शिव त्रिशूल है, इससे इसका आंसर तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब विष्णु आपका चक्र है, तो ए का 2 बनाइए बस, जैसे ही ए का 2 बनाते हैं अपने आप आंसर बन जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसे देखें आराम से। एक तो, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, अ सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनस, जीनियस, रीजन अ सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस। तो देखिए ए तो सही है बट आर गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो आंसर तो बनेगा ए, 113 का आंसर आपका बनेगा ए। द रीजन इज कि जो होमोजीनियस सोल्यूशन होता है ना, होमोजीनियस सोल्यूशन की पहचान ही ये होती है कि होमोजीनियस सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन जिसका थ्रू आउट द सोल्यूशन कॉम्पोजिशन सेम रहे और प्रॉपर्टीज सेम रहे। कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सोल्यूशन जिसकी सेम रहती हैं, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस सोल्यूशन। नमक को पानी में घोल दीजिए, पूरे पानी में ट्रेवल कराइएगा, उस पूरे गिलास में ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी निगाह दौड़ा लीजिएगा, आपको हर जगह एक सी दिखाई देगी। लेकिन वही मिट्टी को लीजिए और जरा पानी में घोल कर देखिए, क्या आपको मिट्टी हर जगह एक सी दिखाई देगी? कहीं बैठ रही होगी, कहीं पे घुली होगी, कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज heterogeneous solution. So a solution having different composition throughout is called heterogeneous, not the homogeneous, right? तो करेक्ट आंसर बनेगा ए, 113 का ए सही होगा। नेक्स्ट 114 पे आते हैं, अगेन इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अगर आपने एक शॉर्ट भी देखा होगा जिसमें मैंने बल्कि मैंने जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज ली थी उसमें भी मैंने बताया था इंडिया 7th लार्जेस्ट है, आपको पता होगा। तो अगर हमें सही रूट का चयन करना है तो 1 हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन अपने आप हटा दो,
ये गया, ये गया। अब आते हैं, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, बताया था 3 करेक्ट है। अब 3 करेक्ट है तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, यानी 2 और 4 और चेक करना पड़ेगा। भारत पूरी तरह से कंप्लीटली, नो नॉट कंप्लीटली, इंडिया पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कहाँ आता है? हमारे पास ऊपर का इलाका भी तो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से निकलती है, उसके ऊपर के इलाकों का क्या? व्हाट अबाउट जम्मू कश्मीर, व्हाट अबाउट हिमाचल प्रदेश, ये सारे इलाके सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, उष्णकटिबंधीय में नहीं आते। तो 4 गलत हो गया, 3 सही है, 2 और 3, सी करेक्ट आंसर होगा 114 का। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 20वीं शताब्दी में। अच्छा, ये अगेन आप कह सकते हैं इट्स मतलब थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, सोचने वाला है। 20वीं शताब्दी में ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न एंड ड्यूटीज। बिल्कुल सही बात है कि 20वीं शताब्दी में जो भी निर्धन और निर्धन लोग थे, निर्धनता थी, वो हमारी कंसर्न रही। Then strategically there was lack of targeted action due to which this issue got momentum। ये बात भी सही है, because strategically हमने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मुद्दे नहीं उठाए या कुछ ऐसा नहीं किया जिस वजह से इन चीज़ों को हल किया जा सके। तो बोथ आपकी सही हैं और दोनों एक दूसरे का, मतलब ए का एक्सप्लेनेशन आर सही करता है। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। B will be the right answer of question number 122। नेक्स्ट आते हैं सल्फर ड्रग, इंपॉर्टेंट है। एंडोसल्फेन मैंने कराया था अपनी एक करंट की क्लास में, आपको वहीं से बता दिया था कि जो सल्फर ड्रग है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो सल्फर ड्रग बेसिकली आपका एंटीबैक्टीरियल, क्यों वहां पे एंडोसल्फेन मैंने बताया था वो किस पर डाला जाता था? आपका पेड़ पौधों पर डाला जा रहा था, एज एन पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा था, क्योंकि कीड़े वीड़े ना लगे उस पर। तो कीड़े वीड़े ना लगे यानी इसलिए यूज किया जा रहा था। तो इट इज, या 124 का आंसर बनेगा आपका बी, प्रति जीवाणु की तरह काम होता है, इट इज अ एंटीबैक्टीरियल। ठीक, नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन था। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने लास्ट टाइम पे बोर्नियो पे आपको क्वेश्चन बताया था और ये कराया भी था और बताया भी था कि इंडोनेशिया की कैपिटल शिफ्ट कर गई है, जकार्ता थी पहले, अब आ गई है किस पर? अब आ गई है आपकी बोर्नियो द्वीप पर। 3 कंट्रीज भी बताई थी कि कौन कौन सी 3 कंट्रीज हैं इसके अंदर। तो पहला वाला तो एकदम सही है, ये तो मिला हमें। अब 127 का आंसर बनेगा, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा नहीं हुई है, यानी वोल्केनो के डिपोजिशन से नहीं हुई है। इसकी उत्पत्ति ऊपर निकल के आए हैं, ये आइलैंड आपके प्लेट्स के टकराने से ऊपर आया है, ज्वालामुखी बनने की वजह से नहीं आया। इस एरिया में हम ऐसा कोई ज्वालामुखी ऐसा नहीं देखते। ठीक, तो करेक्ट आंसर विल बी 127 का बी। हालांकि ये डाउटफुल है, ये डाउट में जाएगा क्वेश्चन, अब वो हो सकता है इसको सही करें या फिर नहीं भी कर सकते। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसका आंसर ओनली 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कितनी बार बताया है? नियोप्रिन रबर होती है, रियोन आपका एक फाइबर है ना कि रूपांतरित स्टार्च, तो यही गलत हो गया, तो बी आंसर बन गया। और एस्पार्टिन तो मैंने बताया है संश्लेषित शुगर होती है, आपकी जो सिंथेटिक शुगर है वो है एस्पार्टिन। ठीक, तो करेक्ट आंसर बन गया बी। नेक्स्ट आते हैं लिम्नेटिक जोन। चलिए भाई, आपका अगेन एनवायरनमेंट का क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले ही क्लास में आपको मैंने कराया है। लेक के डिफरेंट जोन, लोटिक जोन, लिम्नेटिक जोन, बेंथिक जोन, ये सब मैंने बताए थे। जो लिखाई थी 2 लाइन सीधे वही पूछ ली गई हैं। फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन अबंडेंस इन द लिम्नेटिक जोन, यस सही बात है, बिल्कुल 131 का बी बनेगा आंसर। बिकॉज लिम्नेटिक जोन इज ओपन वाटर जोन, तो ओपन वाटर जोन होता है, आराम से फाइटोप्लैंक्टन जितने चाहें उतने ग्रो हो सकते हैं, सन की लाइट भी प्रॉपर है, डीप में बहुत ज्यादा है नहीं, तो सब कुछ अच्छा खासा मिल रहा है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्यों नहीं ग्रो करेंगे? ग्रो करेंगे, बिल्कुल ग्रो करेंगे, बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन्स तो फोटोसिंथेसिस से ग्रो करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देख रहे हैं क्वेश्चन, देख रहे हैं कितने सिंपल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट रखे के रखे क्वेश्चन है। दो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है क्या? नहीं। ग्लास है क्या? नहीं। बताया था कांच की बोतल को जैसा रखते हैं मिट्टी में वैसी ही। सिरेमिक आपकी कभी नहीं डिग्रेड हो रही। एल्यूमिनियम फॉइल डिग्रेड होता है? नहीं होता। ऊन हो जाती है। ऊन क्यों हो जाती है? इट हैज सेल्यूलोज, इट इज अ फाइबर ऑफ नेचर, नेचर से मिला है। बकरी या भेड़ की खाल होती है ना, ऊन भेड़ से मिलता है हमें, तो वो फाइबर है आपका, डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटी का क्वेश्चन है, सर नहीं ले पाए थे इसलिए मैं ले रही हूँ। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, कब बनाया जा सकता है? देखिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी का मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि अगर राज्य चाहे या राज्य अगर रिक्वेस्ट करे तो पार्लियामेंट राज्यों के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है। तो ए विल बी द राइट आंसर। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद बना सकती है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये है आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री आफ्टर औरंगजेब की डेथ के बाद स्टार्ट होती है, वो वाली हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी हमें लगानी है, मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध एंड देन शकरखेड़े का युद्ध और आपका बेदरा का युद्ध। तो बैटल ऑफ बेदरा ध्यान रखेंगे, बैटल ऑफ बेदरा हुई थी ब्रिटिशर्स और डच के बीच में, बेदरा में ही छुपा हुआ है, डच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी आपकी बैटल ऑफ बेदरा। ठीक, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ जी, चलिए अब क्रोनोलॉजी याद रख लीजिए। 18 दिसंबर 1845 को हुआ था मुडकी का युद्ध। 1845 18 दिसंबर 1845 को हुआ था मुडकी का युद्ध। पोर्टोनोवो का युद्ध आपका, पोर्टोनोवो का युद्ध जो है ये आपका हुआ था 1 जुलाई 1781 में, और ये वो टाइम है आपका मैसूर में है इस समय आपके हैदर अली, और हैदर अली की ब्रिटिशर से लड़ाई हो रही है। ये है पोर्टोनोवो का युद्ध। इसके बाद उनकी डेथ होगी। फिर टीपू सुल्तान, सेकेंड मैंग्लो मैसूर वॉर की बात चल रही है, वो कई जगह पर लड़ा गया था बेसिकली, तो तब पोर्टोनोवो का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट है सक्कुर खेड़ा या शकरखेड़ा का युद्ध। ये तो मैंने आपको बताया, इसे बैटल ऑफ कल्लीहट्टी कहते हैं। ये किसके बीच में हुआ था? बहमनी किंगडम के साथ में हुआ था। और कौन था दूसरी तरफ आपका, बताएं जल्दी से? हरिहर और बुक्का थे आपके, बहमनी किंगडम था, और हरिहर और बुक्का का जो विजयनगर साम्राज्य था उन दोनों के बीच में हुआ था। इनकी डेथ पे मतलब इनको हार मिलती है बहमनी किंगडम में। ये मैंने आपको बैटल्स वाला जो मैंने बताया उसमें बनाया है, और ये होता है आपका 1724 में। और बेदरा का युद्ध आपका बैटल ऑफ बेदरा होता है 1759 में। इंपॉर्टेंट है कि इसको आप लिख लें, करेक्ट आंसर होगा इसका ए। सबसे पहले 3 यानी सकरखेड़ा का युद्ध हुआ, जो किसके किसमें? बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर। अगर ये भी याद है ना आपको कि कौन सा ईयर नहीं याद, देखो मैं बता रही हूँ यहाँ पे ईयर भी नहीं याद ना आपको, तो आप तब भी लगा सकते हो। जैसे सकरखेड़ा का युद्ध, बहमनी किंगडम विजयनगर एम्पायर, बहुत पुराना था, यानी सबसे पहले तो वही आएगा। तो अगर 3 भी लगा लिया तो काम बन गया। अब बेदरा का याद है, बेदरा किसके टाइम का है? पुर्तगाल, ब्रिटिशर्स, इनके टाइम का है। और पोर्टोनोवो का युद्ध मैसूर के टाइम का है, जब आपकी मैसूर आ गया है, हैदर अली आ गए, तो हैदर अली के टाइम का है। तो इस हिसाब से आप इसको भी अरेंज थोड़ा सा एक गैस वर्क लगा सकते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है वैसे। ठीक है, चलो रूर कोला फील्ड, बहुत सिंपल, जर्मनी में। इंडिया का रूर किसे कहते हैं जरा बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, इंडिया का रूर किसे कहते हैं? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, बिल्कुल एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ए, 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट, कौन सा देश एक स्थल रुद्ध देश है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, कई बार रटवाया है, बहुत बार रटवाया है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 ही कंट्री हैं जो लैंडलॉक हैं, एक यहाँ पर दी हुई है बोलीविया, और दूसरी आप बता दो कमेंट बॉक्स में, दूसरी आप बता दीजिएगा। दूसरी कौन सी है? एक तो है बोलीविया, दूसरी कौन सी है जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में। बाकी आपकी कोई भी नहीं है, सारी आपकी कोस्टल है। नेक्स्ट, भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, हम जनरली इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, आप याद रख लीजिएगा। इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी, यानी भारतीय मजदूर संघ इज एसोसिएटेड विद भारतीय जनता पार्टी,
और इस तरीके से मैच करके बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये हम जनरली याद नहीं करते। नाउ अगेन इंडियन ज्योग्राफी नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। डेट्रॉइट, बहुत बार बताया है भाई, डेट्रॉइट तो किसके लिए फेमस है? मोटर वाहन के लिए। कितनी बार बताया है डेट्रॉइट आप लोगों को? नोट भी कराया, लिखवाया भी है, पूछा भी 4-5 बार है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का बी का हो गया 4। बी का 4 निकालो, अपने आप आंसर निकल गया। बी इज द करेक्ट आंसर। यानी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक पता होना चाहिए, सब आराम से निकल रहा है। एक पता है, सब बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अब देखो इससे सिंपल पॉलिटी का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा आज तक। इससे सिंपल पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं हो सकता। डायरेक्ट पूछ लिया है क्रोनोलॉजी में। तो सबसे पहले क्या है भाई? सबसे पहले है आपका आता नागरिकता किस में है? 2 में है। तो 146 का आंसर आपका बनेगा ए। संघ और उसका कार्यक्षेत्र पार्ट 1, नागरिकता पार्ट 2, देन उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व और उसके बाद मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो यही क्रोनोलॉजी बन जाएगी आपकी। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, मेरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग देख लीजिएगा। नीश पे क्वेश्चन है, इतना कराया है मैंने आपको। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है अच्छे से समझाया भी था। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हम पढ़ क्यों रहे हैं, सारी बातें, सारी कहानी आपको बताई थी। क्वेश्चन देख के पक्का वो कहानी याद आ रही होगी। ईच स्पीशीज हैज अ डिस्टिंक्ट नीश, करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट, the resources it utilize and its functional role in ecological system। एक नीश हमें क्या बता रहा होता है? इकोलॉजिकल नीश यही तो बता रहा है कि ये एक्स स्पीशीज है, इसकी नीश ये है। ये हमें क्या बता रही है? रेंज ऑफ द कंडीशन जो वो टॉलरेट कर सकती है। भाई वो इतना ही टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। इतने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर रही है। इतना रोल है इसका इकोलॉजिकल सिस्टम में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हमें बता रही होती है। तो आंसर बनेगा ए। ठीक, ये मेरी तरफ से है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और यहाँ पर टिप देना चाहूँ तो ये देना चाहूंगी कि आप इसी सेट का क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, जिसमें हिंदी में आपका टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है। सेल्स, ये आपका सेल बैटरी वाला सेल है और इन्होंने इसको हिंदी में लिख दिया है कोशिका, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो हिंदी वाले हैं स्पेशली मैं उन्हें एक बात ये कहना चाहूंगी कि आप इंग्लिश का ज़रूर पढ़ा करें। बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के टर्म्स को याद रखना, बिकॉज हिंदी ट्रांसलेशन ऐसा ही होता है। ठीक, चलिए विद दीज वर्ड्स मैं अपना सेशन यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पूरा पेपर एनालिसिस बहुत अच्छे से हुआ होगा। अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो भी पता चली होंगी। एंड इस पेपर के एनालिसिस से बहुत कुछ स्ट्रैटेजी आपने फ्यूचर की प्लान भी कर ली होगी कि हाँ हमें कैसे तैयारी करनी है। और इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो अब आप दोबारा इसको गलत नहीं करेंगे, हमेशा ठीक करके आएंगे। और इसीलिए बने रहेंगे सिविल एकेडमी के साथ, बिकॉज फायदा मेरा नहीं आप लोगों का है बने रहने के स्थिति में। अगर आप बने रहते हैं तो फायदा आप लोगों का है। बहुत सारे एफर्ट्स हमारी तरफ से किए जाते हैं जस्ट इसीलिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। आप लोग जितनी मतलब चाहते हैं जो पोस्ट पाना वो आपको मिले, तो आपको बस सिर्फ इतना करना है कि हमारे चैनल के साथ में बने रहना है। हम जितने इनिशिएटिव डाल रहे हैं उन सबको टाइम टू टाइम देखते रहना है। एंड फॉर दैट you have to subscribe the Civil Academy channel and if possible तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए। So thank you so much, have a nice day।